नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में आरटीई के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको आरटीई बोला जाता है। आरटीई की फुल फॉर्म होती है, देखो, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम नाम से भी जाना जाता है। आरटीई, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009। तो देखिए कब शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की बात है ये। इसमें संविधान में कितने 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। पूछा जाने योग्य कथन है, एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 86वें संवैधानिक संशोधन में एक अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के दौरान दिया गया था? 86वें संवैधानिक संशोधन के दौरान अनुच्छेद 21A के द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 1 दिसंबर 2002 को इसे मूल संविधान में 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। यह संवैधानिक संशोधन कब किया गया था? 1 दिसंबर 2002 को किया गया था और 86वां संवैधानिक संशोधन था। इसमें देखिए अनुच्छेद 51A, ये तो मूल कर्तव्य के दौरान है। ये सारी बातें पूछे जाने योग्य हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51A जो है वो मूल कर्तव्य के दौरान एक नया उपबंध यानी के जोड़ा गया था, यानी 51K। ये मूल कर्तव्य के दौरान है। अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों के दौरान 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है वो की गई है। सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कब की गई थी, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था? तो 86वें संवैधानिक संशोधन। कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 2002 को। कौन सा अनुच्छेद के दौरान दिया गया था? तो 21A। अब देखो अनुच्छेद 51A ये मूल कर्तव्य के दौरान ये बात कही गई है, और नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था वो की गई है। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं से भी अगला प्रश्न है वो उठा सकता है, तो सारी बातें अपन को अच्छे से याद रखनी चाहिए। अब देखिए आरटी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें देखिए महत्वपूर्ण बातों में यह है, देखो सबसे बड़ी बात तो कि कब ये राज्यसभा में पारित हुआ, कब कैसे हुआ, वो सारी चर्चा है। तो देखो आरटी के संबंध में 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति उसमें प्रतिभा पाटिल के हस्ताक्षर के बाद में 16 फरवरी 2010 है उसको भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी थी, यानी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, उनके द्वारा 16 फरवरी 2010 को भारत सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है वो की गई है। 1 अप्रैल 2010 को प्रधानमंत्री उसमें मनमोहन सिंह थे। 1 अप्रैल 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके पूरे देश में इसको लागू कर दिया, यानी 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण देश में लागू हो गया था। भारत सरकार ने यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको लागू कर दिया गया था, सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। ध्यान रखना इस बात का। 1 अप्रैल 2011 को अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री उस समय अशोक गहलोत थे। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 लागू किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो पूछा जा सकता है भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को, जबकि राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है वो लागू कर दिया गया था गहलोत सरकार के द्वारा। आई बात समझ में? अब देखो, अब आरटीई में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, एक अनुसूची शामिल की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आरटीई में कितने अध्याय? 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक है वो अनुसूची शामिल की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत जो है
वो शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया है। विश्व का कौन सा देश बन गया है? 135वां देश। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना। कब लागू हुआ, कहाँ पारित हुआ? देखो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा, 16 फरवरी 2010 को भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा अधिसूचना जारी करके इसको लागू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में। जबकि राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लागू किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दोनों ही। इसमें कितने अधिनियम है? देखो 7 अध्याय हैं, 8 38 अनुसूचियां हैं, और 38 धाराएं और एक अनुसूची है। तो पूछा जा सकता है कि अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं और एक अनुसूची इसमें शामिल की गई है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और भारत है वो विश्व में कितने नंबर का देश बन गया है जो शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार घोषित करने वाला? तो 135वां देश बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब देखो आरटी के अध्याय, 7 अध्याय में क्या क्या बात की गई है। प्रथम अध्याय में प्रस्तावना है। दूसरे अध्याय में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम से संबंधित बातें हैं। तीसरे अध्याय में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्य हैं। चौथे अध्याय में विद्यालय के प्रति शिक्षकों का उत्तरदायित्व है। और 5वें अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करने और उसे पूर्ण करने की बातें हैं। छठे अध्याय में बाल बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है। और 7वें अध्याय में इसका परिकरण है। और एक बात ध्यान में रखना, ये जो आरटी का चौथा अध्याय है वो सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है। चौथा अध्याय वो क्या है? सबसे बड़ा है। इसमें विद्यालय एवं शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि विद्यालय के प्रति शिक्षकों का क्या उत्तरदायित्व होता है। तो आई बात समझ में। इसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। अगला देखो, अब प्रमुख प्रावधान क्या क्या है इसके। तो इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, कि इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है। कहाँ से कहाँ तक उम्र है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा है वो दी गई, यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा है इसमें। इस अधिनियम के तहत शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी बल दिया गया है, यानी शिक्षा का बुनियादी जो ढांचा है, प्रारंभिक जो ढांचा है, उसको भी मजबूत करने पर बल है वो दिया गया है। तीसरी बात इसमें है, निजी विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर या फिर वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उन हेतु 25% सीटों का आरक्षण का प्रावधान है वो भी किया गया है। यानी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कितनी सीटें? 25% जो सीटें हैं उनको आरक्षित किया गया है। इस अधिनियम की क्रियान्विति में केंद्र और राज्य सरकारों का खर्चा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कई बार पूछा जाता है। तो केंद्र और राज्य सरकारों का पहले अनुपात था 55-45 का था, जबकि पूर्वोत्तर राज्य जो कि जैसे असम है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, उसमें 90-10 का है प्रावधान, यानी 90% है वो केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार। लेकिन राजस्थान में इनकी नोडल एजेंसी SSA सर्व शिक्षा अभियान के कारण अनुपात जो है वो 65-35 रखा गया, यानी 65% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 35% है वो राज्य सरकार देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है कि केंद्र और राज्य सरकारों का कितना कितना इसमें अनुपात रखा गया है, यानी खर्चे का। तो 55-45 का है, पूर्वोत्तर राज्यों का 90-10 है। जबकि राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान नोडल एजेंसी होने के कारण इसमें 65-35 इसका प्रावधान है वो रखा गया है, यानी 65% केंद्र सरकार देगी और 35% है वो राज्य सरकार है वो वहन करेगी। आई बात समझ में। अगला देखिए, प्रत्येक बसाउट के समीपस्थ। अब देखो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अब की बार, यानी जो बस्ती होती है, प्रत्येक बसाउट के समीपस्थ 3 वर्ष के भीतर विद्यालय की सुविधा होना बहुत ही जरूरी है। ये उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है, यानी प्रत्येक जो बस्ती है, जो गांव है, जो ढाणी है, उसके पास में 3 वर्ष के अंदर कोई विद्यालय नहीं है तो उस विद्यालय को उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का दायित्व है। कक्षा 1 से 5 तक तो बस्ती से 1 किलोमीटर का दायरा होगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, यहाँ से प्रश्न अक्सर उठाए जाते हैं। यानी अगला परीक्षा में प्रश्न उठा ले कि 1 से 5 तक का अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में कक्षा 1 से 5वीं तक कितने किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए? तो 1 किलोमीटर के दायरे में। जबकि कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय
की व्यवस्था या विद्यालय उपलब्ध कराने का सरकार का है वो दायित्व है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक बस्ती से 1 से 5वीं तक जो स्कूल हैं वो तो 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, जबकि कक्षा 6 से 8 तक की जो स्कूल हैं वो 3 किलोमीटर के दायरे में होनी बहुत आवश्यक है। ये कि राज्य सरकार का है वो दायित्व है, बनता है कि वो बस्ती से 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल हैं वो या विद्यालय हैं वो उपलब्ध करवाए, यानी उनकी सुविधा उपलब्ध करवाए। प्रत्येक विद्यालय में एक SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी विद्यालय प्रबंध समिति, जो आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ चुके हो कि विद्यालय प्रबंध समिति क्या होती है। तो प्रत्येक विद्यालय में एक SMC होगी, यानी विद्यालय प्रबंध समिति, यानी विद्यालय को चलाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। और इस समिति में 3/4 यानी 75% सदस्य हैं वो बालकों के अभिभावक, यानी बच्चे जो होंगे विद्यालय में उनके माता पिता होंगे, और उन्हीं में से 50% महिलाएं सदस्य होना भी अनिवार्य है। अक्सर यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है कि SMC जो समिति बनती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए। तो अभिभावकों वो 75%, उनमें महिलाओं की संख्या वो 50% होना बहुत ही जरूरी है। और अध्यक्ष होता है वो भी इन्हीं सदस्यों में से एक को बना लिया जाता है, जबकि प्रधानाध्यापक होता है वो सचिव होता है। ठीक है। अब देखो, बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित या फिर दंडित करने पर इस अधिनियम में प्रतिबंधित किया गया है कि बच्चों को किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, यानी उनको मारा पीटा नहीं जाएगा, उनको डांटा नहीं जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, यानी 1 से 5 तक की जब तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता है तो किसी भी बच्चे को कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा या बोर्ड की परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी उसको किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध है वो नहीं लागू होगा। उनको बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा है वो देनी अनिवार्य है। आगे देखो, विद्यालय का बुनियादी ढांचा, जहाँ पर समस्यात्मक स्थिति होती है वहाँ पर 3 वर्ष के भीतर भीतर सुधारा जाएगा, यानी विद्यालय का ढांचा, यानी विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है, पुराना विद्यालय भवन है जहाँ पर बच्चों को मतलब दुर्घटना होने की संभावना हो, वहाँ पर उस विद्यालय को 3 वर्ष के भीतर यानी 3 वर्ष के अंदर उसको सुधार किया जाएगा। अन्यथा स्कूल की मान्यता है वो क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, यानी वो भवन है वो जर्जर स्थिति में, यहाँ पर पढ़ना दुश्वार है, बच्चों के लिए कोई दुर्घटना हो सकती है भविष्य में। तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष के भीतर या तो विद्यालय को स्तर को ढांचे को सुधारा जाएगा या फिर स्कूल की मान्यता वो रद्द कर दी जाएगी। किसी भी बच्चे को सर्वप्रथम उसकी आयु के अनुसार किसी कक्षा में प्रविष्ट कराया जाएगा, यानी उसकी उम्र किस हिसाब से है, जैसे बच्चा 10 वर्ष का है तो उसके अनुसार उसको 6 या कक्षा 7 में प्रवेश दिया जाएगा, इस हिसाब से मतलब उम्र के हिसाब से उसको दाखिला दिया जाएगा। और उसके पश्चात निश्चित समय में ऐसे बच्चों को उनकी बराबर की उम्र के, यानी या फिर ऐसी स्थिति हो जाए उसके बाद में, यानी उस बच्चे की उम्र के हिसाब से जो बच्चे जिस कक्षा में होते हैं उसके हिसाब से छात्रों के स्तर के समकक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण उस बच्चे को दिया जाएगा और उसी कक्षा में उसको प्रवेश है वो करवाया जाएगा। अगर उम्र बड़ी होती है बच्चे की तो बड़ी उम्र में वो होता है, वो ये तो है नहीं कि 1 या 2 कक्षा में बैठ जाएगा, बल्कि 10 या 12 साल का बच्चा होगा तो उसको उसकी उम्र के हिसाब से उस बच्चों में की कक्षा में उसे प्रवेश दिया जाएगा, कक्षा 6 या 7 में, और उसके बाद में उसे एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वो उन बच्चों के समकक्ष है वो अपने आप को समझ सके, बातों को अच्छे से जान सके। सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा तक का लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य भी होता है, यानी प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे दी है उसका लर्निंग रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। जन्म प्रमाण पत्र अगर बच्चे के पास में नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बालक का प्रवेश है वो नहीं रोका जाएगा कि तुम्हारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है हम तुम्हें प्रवेश नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। शिक्षा पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होगी, यानी बच्चों के केंद्र पर आधारित होगी, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए वो बाल केंद्रित होगी। और प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या होगा, मातृभाषा होगा। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाएगा, बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। आई बात समझ में। अब RT की मुख्य धाराएं हैं, प्रमुख प्रमुख धाराएं बताऊंगा आपको। धारा 3 में यह बात है, कक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा वो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी कितने नंबर धारा में, धारा 3 में यह बात कही गई है कि कक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा वो निःशुल्क दी जाएगी। धारा 4 में यह बात कही कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश करवाया जाएगा, यानी बच्चे की आयु होगी उसके अनुसार उसको उसी कक्षा में प्रवेश है वो दिया जाएगा। धारा 5 में है, एक विद्यालय में दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण करने के लिए, यानी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण करने में बालक का पूर्ण अधिकार है, उसको रोका नहीं जाएगा। यानी कक्षा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में बालक का स्थानांतरण
का बालक का अधिकार है, यानी वो अपनी टीसी ले सकता है, टीसी कटवाने का अधिकार है। कई प्राइवेट स्कूल होते हैं वो टीसी नहीं देते हैं, बच्चे को बहुत परेशान करते हैं, इसलिए ये धारा 5 में ये बात कही गई है कि कोई भी विद्यालय है वो बालक को अपना विद्यालय स्थानांतरण कर सकता है, यानी उस अपनी टीसी प्राप्त है वो कर सकता है। अब देखो धारा 6 है, उसमें ये बात कही गई है कि कक्षा 1 से 5 तक की जो स्कूल हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में होगी, जबकि 6 से 8वीं तक की स्कूल हैं वो 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। ये धारा 6 में कही गई बात है, ध्यान रखना। धारा 6 में 1 से 5 तक की स्कूल हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में, जबकि कक्षा 6 से 8 तक की जो स्कूल हैं वो 3 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध करवाई जाएंगी। आगे देखिए, अगली धारा है 10। धारा नंबर 10 में माता पिता का भी ये कर्तव्य या दायित्व होता है कि अपने बच्चे को स्कूल में पहुंचाएं, उनको पढ़ाने का मतलब उसको उनका कर्तव्य है खुद माता पिता का कि बच्चे को स्कूल में भेजें, नहीं कि अपने कामकाजी कार्य में उसको लगाए रखें। धारा 12 है, उसमें 25% सीटें हैं वो गरीब है, निर्धन है, दुर्बल हैं, यानी वंचित जो वर्ग है उनके बालकों के लिए आरक्षित की गई हैं धारा 12 में। बहुत अच्छा है कि कौन सी धारा में, अक्सर पूछा जा सकता है कि किस धारा में ये प्रावधान किया गया है कि 25% सीटें आरक्षित की गई हैं गरीब बच्चों के लिए, तो धारा 12 में। धारा 13 में है, विद्यार्थी के से किसी प्रकार का कोई डोनेशन यानी फीस नहीं ली जाएगी, वह कंपटीशन फीस नहीं ली जाएगी, तथा माता पिता का किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो वो नहीं लिया जाएगा। तो फीस से संबंधित प्रावधान किसमें है, धारा 13 में है। धारा 16 में ये बात कही गई कि विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित व रोका नहीं जाएगा, यानी विद्यार्थी को विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा जब तक कि प्राथमिक शिक्षा उसकी पूरी न कर ली जाए, यानी जब तक वो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है तो किसी प्रकार के विद्यार्थी को विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा। आगे देखिए, धारा 17 में विद्यार्थी को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, यानी धारा 17 में यह प्रावधान किया गया है कि विद्यार्थी को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षक होता है विद्यार्थी को घूरकर नहीं देखेगा, तथा अपशब्दों का प्रयोग है वो भी शिक्षक है वो बालक के प्रति विद्यार्थी के प्रति नहीं कर सकेगा। तो दंड का प्रावधान धारा 17 में है। धारा 21 में है कि प्रत्येक विद्यालय में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC का गठन किया जाएगा, जिसमें 3/4 यानी जो सदस्य हैं वो बालक के अभिभावक होंगे और 50% महिलाएं सदस्य होंगी। तो SMC का गठन कितने नंबर धारा में, धारा 21 में है। धारा 23 में अध्यापक की योग्यताओं का वर्णन है, यानी अध्यापक के पास क्या क्या योग्यताएं हैं। धारा 24 में शिक्षकों का दायित्व यानी शिक्षक का क्या दायित्व बनता है विद्यार्थी के प्रति और विद्यालय के प्रति। धारा 27 में शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत व चुनाव कार्यों से अलग किसी प्रकार की ड्यूटी है वो नहीं लगाई जाएगी। धारा 27 में शिक्षक को जनगणना, आपदा राहत तथा चुनाव के कार्यों के अलावा किसी प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 में यह है कि कोई अध्यापक निजी शिक्षण नहीं करवाएगा, यानी कोई भी अध्यापक होगा वो निजी शिक्षण यानी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेगा, जबकि ऐसा तो हो रहा है। धारा 29 में है, पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास पर बल और मूल्य पर आधारित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा और गतिविधिपूर्वक शिक्षा पर बल दिया गया है। यानी पाठ्यक्रम होता है सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और मूल्यों पर आधारित शिक्षा हो और मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, वह गतिविधिपूर्वक शिक्षा पर बल दिया गया है। धारा 30 में 8वीं बोर्ड परीक्षा अनिवार्य की समाप्ति कर दी गई, यानी 8वीं बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा जो 38 है अंतिम धारा, उसमें राज्य सरकार ने में अपनी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक संशोधन कर सकती है, यानी राज्य सरकार उसमें संशोधन करने का अधिकार है धारा 38 में, और राज्यों के द्वारा लागू कर सकती है, यानी प्रत्येक राज्य सरकार है वो धारा 38 के तहत ही अपने राज्यों में अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है वो लागू किया गया है धारा 38 के माध्यम से। इसके माध्यम से क्या है कि संशोधन कर सकती है उसमें अधिनियम में, ठीक है। आगे देखिए, यहां से अक्सर प्रश्न उठाया जाता है, ध्यान रखना, RT की अनुसूचियां। अब देखो इसमें RT की अनुसूचियों में क्या है कि एक अनुसूची है, इसमें शिक्षकों और छात्रों का अनुपात के रूप में वर्णन किया गया, यानी 1 से 60 तक जो बच्चे होंगे तो कितने शिक्षक होंगे, कक्षा 1 से 5 तक का विवरण है, ठीक है। तो बच्चों की संख्या 60 तक होगी तो शिक्षकों की संख्या 2 होगी, यानी 60 बच्चों तक 2 शिक्षक होंगे। 61 से 90 तक अगर बच्चे होते हैं तो 3 शिक्षक होंगे, और 91 से अगर 120 तक बच्चे होते हैं तो 4 शिक्षक होंगे। 121 से 200 बच्चे होते हैं तो 5 शिक्षक होंगे, और 151 से
200 तक बच्चों पर 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक का प्रावधान किया गया, यानी प्रधानाध्यापक होगा वो सेकंड ग्रेड टीचर लगाया जाएगा। तो अक्सर यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है कि 1 से 60 तक कितने शिक्षक होने चाहिए। 1 से 60 तक बच्चे होंगे तो 2 शिक्षक, और 61 से 90 तक 3 शिक्षक, 91 से 120 तक 4 शिक्षक, और 121 से 150 तक, यहाँ पर 121 से 150 तक है, मिस प्रिंट हो गया है। तो 121 से 150 तक अगर बच्चे होंगे तो 5 शिक्षक होंगे, और 151 से 200 तक बच्चे होंगे तो 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होगा। यहाँ पर मिस प्रिंट है, ध्यान रखना, 150 कर लेना, ठीक है। ये 200 की जगह 150 है, यानी 121 से 150 तक बच्चे होते हैं तो 5 शिक्षक होंगे, और 151 से 200 तक बच्चे होते हैं तो 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होगा जो सेकंड ग्रेड टीचर होगा। 200 बच्चों पर 5 शिक्षक होंगे, यानी छात्रों का अनुपात है वो 40:1 रखा जाएगा, यानी प्रत्येक 40 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है वो रखा गया है। यानी 200 बच्चे अगर होते हैं 1 से 5 तक, तो वहाँ पर 40 बच्चों पर एक शिक्षक का अनुपात हो गया, यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। ये अच्छा कथन है, यहाँ पर पूछा जा सकता है। और 1 से 5 तक शिक्षण घंटे वो 800 प्रतिवर्ष तथा कार्य दिवस हैं वो 200 रखे गए हैं। एक शिक्षक को सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य दिवस के रूप में बिताने होंगे, यानी न्यूनतम कार्य दिवसों के जो घंटे हैं वो कितने हैं, 45 हैं। और शिक्षण घंटे प्रति वर्ष में अगर देखा जाए तो 800 घंटे होंगे और कार्य दिवस 45 होंगे। शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य दिवस के रूप में बिताने होंगे। अब 1 से 8 तक जो है वो देखिए वही स्थिति है। छात्रों की संख्या 1 से 35 तक एक शिक्षक होगा, 36 से 70 तक 2 शिक्षक हो जाएंगे, और 70 से 100 तक 3 शिक्षक। 100 से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक का पद है वो अनिवार्य होगा। 40:1 ही रखा जाएगा बालकों का जो अनुपात है, यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं मित्रों कि कक्षा 6, 7, 8 के लिए न्यूनतम 3 शिक्षक होने अनिवार्य होते हैं। कक्षा 6, 7, 8 के लिए न्यूनतम 3 शिक्षक। उन 3 शिक्षकों में देखो, एक तो होगा गणित विज्ञान का, एक होगा भाषा का, और एक होगा सामाजिक शिक्षक होगा। यानी गणित वाला शिक्षक होगा उसको विज्ञान भी पढ़ानी पड़ेगी, भाषा का शिक्षक होगा उसको संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ानी पड़ेंगी, और एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न उठा लिया जाता है कि कितने बच्चों पर कितने शिक्षक। तो कक्षा 6 से 8 तक के देखो, 1 से 35 तक होंगे एक शिक्षक, 36 से 70 तक 2 शिक्षक, 70 से 71 से 100 तक 3 शिक्षक, यानी 100 से अधिक बच्चे होते हैं तो एक प्रधानाध्यापक पद होगा, और 40:1 का ही रेशा रखा गया, यानी 40 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। और शिक्षक, न्यूनतम शिक्षक कितने हैं कक्षा 6, 7, 8 में? 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से होंगे, एक तो होगा गणित विज्ञान का, एक भाषा का, एक सामाजिक का। और कक्षा 6 से 8 तक देखो शिक्षण घंटे 1000 हैं, जबकि कक्षा 1 से 5 तक है वो 800 प्रतिवर्ष के रूप में 800 घंटे बिताए शिक्षण घंटे होते हैं, जबकि कक्षा 6 से 8 तक 1000 घंटे होते हैं प्रतिवर्ष में, और 220 कार्य दिवस होते हैं। यहाँ पर 200 ही कार्य दिवस होते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना, अपने यहाँ पर बड़ी कंफ्यूज रहती है। अगला कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण घंटे पूछे तो 800 करना है, 6 से 8 तक पूछे तो 1000 करना है, कक्षा 1 से 5 तक कार्य दिवस पूछे तो 200 करना है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक पूछे तो 220 करना है। एक शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे न्यूनतम कार्य दिवस के रूप में बिताने होंगे, यानी प्रति सप्ताह 48 शिक्षण कालांश होंगे, जिसको अपन पीरियड लगते हैं ना कक्षाओं के, वो 48 शिक्षण कालांश होंगे। 45 घंटे कार्य न्यूनतम करेगा। अब देखो आरटी के मानदंड, यानी समय सीमा के अनुसार पाठ्यक्रम का संचालन तथा पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। शिक्षक का मुख्य दायित्व है प्रत्येक छात्र को सर्वांगीण विकास हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। शिक्षक अभिभावकों से नियमित बैठकें करके छात्र उपस्थिति और नियमितता और शिक्षण की प्रगति की चर्चा भी करनी होगी शिक्षकों। और शिक्षकों को बच्चों से 1 घंटे पहले, शिक्षक जो होंगे उनको बच्चों से 1 घंटे पहले विद्यालय में पहुंचना होगा, और अवकाश यानी छुट्टी होने के 1 घंटे बाद में विद्यालय में जाना अपेक्षित माना जाएगा। ये प्रावधान है, ये मानदंड है वो आरटी के तहत रखे गए हैं। तो महत्वपूर्ण सारी चीज़ों की अपन ने अध्ययन कर लिया। आशा करता हूँ कि प्रत्येक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान रखना, यहाँ से अक्सर प्रश्न उठाया जाता है, अच्छे से ध्यान रखना इन चीज़ों का कि कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होंगे और कितने कार्य दिवस होंगे। अक्सर तो क्या है कि ये कार्य दिवस पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक 800 प्रतिवर्ष शिक्षण कार्य दिवस, शिक्षण घंटे और कार्य दिवस 200, और प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे। कक्षा 1 से 8, 6 से 8 तक है तो ध्यान रखना 1000 प्रतिवर्ष 1000 शिक्षण घंटे होंगे और 220 कार्य दिवस होंगे।
प्रति सप्ताह 45 घंटे न्यूनतम होंगे तथा प्रति सप्ताह 48 शिक्षण कालांश इसमें रखे गए। और कक्षा 6, 7, 8 के लिए 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से माने गए जो गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक के हैं। और 40:1 का रेशो इसमें रखा गया है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने मित्रों तक इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।